हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार, लेक्चरर बीपीएससी, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फॉर फ्यूचर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा यूपीएलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस है। साथ में हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए चलते हैं। Welcome to Doopy Loopy World. ओके, तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आपको पता होगा कि 2018 में जो पेपर हुआ था, इसमें जो है पेपर दो केस में हुआ था। एक हुआ था, सॉरी, 2018 में जो पेपर हुआ था वो इसमें केवल एक ही था। केवल क्या था? प्री था। यानी इसी पेपर को क्वालिफाई करिए, मेरिट लिस्ट में आइए और सीधे आपको क्या मिलती थी? नौकरी मिल जाती थी। ठीक है। लेकिन इस बार जो है पेपर में क्या किया गया है 2025 में, इसमें पेपर को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। प्री में और किस में डिवाइड कर दिया गया? मेंस में। मेंस को रिटेन रखा गया है और प्री को जो है ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज में रखा गया है। ठीक है, एमसीक्यूज में रखा गया है। तो वो पेपर कैसे आएंगे इस मध्य में बात करेंगे। अब देखिए, परीक्षा योजना सामान्य परीक्षा यानी वास्तुनिक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। प्रश्न पत्र एक रहेगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें से 30 प्लस 120 ये आपके सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर साइंस से होंगे, और ये आपके जीएस यानी जनरल नॉलेज का होगा। ठीक है। तो जनरल नॉलेज के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि हफ्ते में दो दो क्लास जो है यानी 30 प्लस 30 60 क्वेश्चन हम हर हफ्ते में ट्राई करेंगे कि 60 क्वेश्चन जीएस के होते रहेंगे। तो अब आपको भी पता है कि पेपर कुछ नहीं तो 5 से 6 महीना लगेगा, ये इतना महीना लग जाएगा पेपर होने में। ठीक है। तो 5-6 महीने में हर हफ्ते में हम 60 क्वेश्चन करेंगे। तो आप सोच लीजिएगा, इसमें 4 का गुणा करिए, फिर उसमें 5 का गुणा करिए, जितना आएगा वो देख लीजिएगा। 5 चौक 20, 0 0 14, 1200 क्वेश्चन लगभग हम लोग जीएस के डिस्कस कर लेंगे। और उम्मीद है कि इस 1200 में एटलीस्ट 20 प्लस नंबर तो आपको आ ही जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको एकदम 30 में 30 आ जाएगा, बट कोशिश रहेगी कि 20 प्लस तो आपका जीएस में आ ही जाए। ओके। और बाकी जो 20 प्रश्न हैं जो हमारे कंप्यूटर साइंस से होंगे, उसके लिए तो हम डेली वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है। तो कितने मार्क्स के होंगे? तो 300 मार्क्स का होगा, यानी 150 नंबर, 150 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। तो यानी टोटल 300 मार्क्स के पूरे पेपर होंगे। समय आपको दिया गया है 2 घंटे। इस 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइम कम है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा, क्योंकि जीएस की क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। अगर ये आ रहे हैं तो मात्र 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है। अगर हो सकता है इसमें मैथ के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो मान लीजिए 5 नहीं 10 मिनट मान लीजिए, तो आपका बच ही जाएगा। तो अब बच गया आपका 2 घंटे में, यानी 1 घंटा 50 मिनट बच गया। अब इस 1 घंटे 50 मिनट में आपको जो है 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो तो बात की स्ट्रेटजी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मेंस पेपर देख लीजिए। फिर क्या लिखा है? अगर आप प्री पेपर पास कर लेते हैं, ठीक है, तो प्री पेपर के बाद जो है आपको क्या मिलेंगे? आप क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस के लिए। ठीक है, इसमें क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए। अब आते हैं यहाँ पे पहला लिखा है, पहले प्रश्न मेंस की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र जो है एक ही रहेगा। ठीक है। उसमें जो है खंड 2 बने रहेंगे, ए और बी। ए जो है इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। ठीक है। ये 80 नंबर का होगा। अगर ये मार्क्स की बात करें तो ये 80 मार्क्स का होगा, और ये जो है 120 मार्क्स का होगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वर्ड्स लिमिट की बात भी इसमें कर रहा है। वर्ड्स लिमिट, जो पहले खंड के जो प्रश्न होंगे वो 125 शब्दों में लिखना होगा। यानी
सेक्शन ए के जो 10 क्वेश्चन होंगे जो 80 मार्क्स के होंगे, उसमें आपको जो है 125 शब्दों में उसका आंसर लिखना होगा। और जो ये क्या बोलते हैं 10 क्वेश्चन बी वाले जो सेक्शन के होंगे जो 120 नंबर के होंगे, इसमें वर्ड लिमिट जो है 200 बनाई गई है, यानी 200 शब्दों में आपको जो है प्रश्न को लिखना होगा। रिटेन है वो कुछ भी हो सकता है, हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न, प्री प्लस मेंस। प्री प्लस मेंस, प्री में हमने देख लिया, इसमें भी 150 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो आगे आप इसके बेसिस पे तैयारी करिएगा। अब आइए चलते हैं, हम अपने सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस हमारा क्या रहेगा। तो पहला जो सिलेबस इन्होंने ये जो मैंने सिलेबस लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है। बशर्ते ऑफिशियल वेबसाइट में क्या किया गया था, हिंदी में दिया गया। अब बताइए, कंप्यूटर को भी संगणक लिख के लिखा हुआ है हिंदी में, मतलब आपने अगर आप देखेंगे उसको तो इंग्लिश को खुद कॉपी करके ट्रांसलेट करा दिया गया, गूगल से ट्रांसलेट करा दिया, किसी से भी सीधे उसने हिंदी में चेंज कर दिया गया है। और इंग्लिश हिंदी का सिलेबस ऐसा जटिल जटिल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि कंप्यूटर टीचर को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जब तक कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, जब तक कि मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर से क्वेश्चन, मतलब जो पहला उन्होंने मेंशन किया है सिलेबस, उसमें था कंप्यूटर डिजिटल लॉजिक। क्या बात की गई है, डिजिटल लॉजिक के बारे में बात की गई है। फिर सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें आपको नंबर सिस्टम की बात करना है, ये आप देख लीजिए, नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सल गेट, लॉजिक गेट, बेसिक गेट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। इसमें हम लोग बात करेंगे मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की, आप के मैप पढ़े होंगे उसके बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, मेमोरी सर्किट, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो है अलग से टॉपिक जो बना मैथमेटिकल डिस्क्रीट फंक्शन वाले में, इसमें सेट रिलेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जब 2018 का पेपर आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी से पूछा गया है, सेट से। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की गई है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। फिर रेंज से क्वेश्चन उठाए गए हैं, कितना रेंज होगा, तो हम इसके बारे में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अगला भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है ये लिखा हुआ है, इसके अंदर मैथमेटिकल लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल सर्किट, रिकरेंस रिलेशन, ग्राफ थियरी, इससे भी क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्राफ थियरी से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% पूछे गएंगे। और हमारा जो बेस होगा क्या, 2018 का जो पेपर हुआ था उसको हम बेस बना के पढ़ेंगे, ठीक है। और हम जब अपना सीरीज शुरू करेंगे पूरे सिलेबस का, तो हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे, और ऐसे है कि जैसे नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम है, तो पूरा एक वीडियो हमारा किस पे रहेगा, नंबर सिस्टम पे। अब उस नंबर सिस्टम पे जितने भी MCQs बन सकते हैं, जितने भी कंटेंट बनेंगे कंप्यूटर साइंस के, वो हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और मैं अपनी वेबसाइट पे मैं आपको जो है इसका PDF भी अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। वीडियो तो आपका रहेगा ही एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप LT ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो शुरुआती से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, ओके। ओके, अब अगले टॉपिक पे आते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ऐसा कोई कंप्यूटर का एग्ज़ाम नहीं जिसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे गए हों, ठीक है। 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक है, और इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोग्राम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मशीन, इंस्ट्रक्शंस ऑफ कोड, ऑपरेंड, इंस्ट्रक्शन साइकिल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU सिस्टम, माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है, माइक्रो इंटरप्ट भी आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया था। जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से मेमोरी, रैम, रोम कैसे, ये सब कैसे काम करती है, रजिस्टर कैसे काम करते हैं।
इनपुट ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू फंक्शनिंग। सीपीयू फंक्शनिंग में मतलब बूटिंग कैसे होती है, कितने टाइप की बूटिंग होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारा ये है, हम आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें एड्रेसिंग मोड में इमीडिएट होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, वेरियस टाइप के इंस्ट्रक्शन टाइप होते हैं, कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन टाइप होते हैं। फिर जनरल माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन, मल्टी कोर आर्किटेक्चर, पैरेलल होती है, सीरीज होती है, क्वार होता है, क्वाड होता है, ऑक्टा कोर होता है, इस सब बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब कि सीओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी आप इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। BBI, BBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ेंगे आप। ठीक है, जो अगला है डेटा स्ट्रक्चर, ये भी इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो स्टैक हो, चाहे क्यू है, चाहे लीनियर हो, ग्राफ हो, थ्योरी हो। देखिए इसमें बोला डिफिनीशन एंड टाइप्स। लीनियर स्ट्रक्चर में स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। नॉन लीनियर में अब ग्राफ हो गया, थ्री ग्राफ के बाद में आपका ट्री हो गया। ठीक है, ये सब आपके नॉन लीनियर में आएंगे। हैशिंग क्या होती है, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक क्या होती है, सर्च एल्गोरिथम, भाई साहब गजब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे कॉम्प्लेक्सिटी से भी पूछता है, बीगो थीटा ओमेगा। ठीक है, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वर्क परफॉर्मेंस, इंक्रीज मेजरमेंट, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, इसमें से भी रेड ब्लैक ट्री और बी ट्री से प्रॉब्लम बाइनोमियल से भी आ रहे हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ये भी टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये देखिए, सबसे मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग बस इन्होंने बस बोल दिया सी बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी प्रोग्रामिंग इन सी। भाई साहब आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, सी से पूछे गए हैं, सी प्रोग्रामिंग से। और क्वेश्चन ये भी नहीं कि सिंपल है, बहुत ही हार्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंदर से पॉइंटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉइंटर के बाद में जो है आपको डबल पॉइंटर का भी इस्तेमाल किया गया है, एरे का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको 2 लाइन में निपटा दिया गया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू सी का मतलब कि पूरा आपको सी पढ़ना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक पूरी लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि अगर आप कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी रहे हुए हैं तो आप सी जरूर पढ़े होंगे। तो हमें बस सी को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ए टू लेके जेड तक, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर से लेके बेसिक प्रोग्राम से लेके हाई बेसिक प्रोग्राम तक हमें सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सी हम पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, फिर ये आ रहा है ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये उसको टेक्नोलॉजी लिखा हुआ था उसमें। तो ये ओप्स के कॉन्सेप्ट हैं 4, आपको पता है। इनकैप्सुलेशन होता है, हाइडिंग होती है, अब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, हम एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सभी चीज़ों पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर मॉडलिंग, बिहेवियर मॉडलिंग, आर्किटेक्चर मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। अब इसमें जावा को तो पूरा जावा भी इंक्लूड करके रखा हुआ है। हालांकि इससे अगर आप 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो जावा से मात्र 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप जावा को अगर हम अपना व्यू बताएं तो अगर आप जावा ना भी पढ़ते हैं तो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो जावा जरूरी नहीं है उतना। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको बस अगर पढ़ना है तो आप केवल उप्स के कॉन्सेप्ट बस पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ उप्स, इतने से ही आप सारे पेपर सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब कुछ जो है मॉडल के बारे में बात की गई, तो लेकिन वो मॉडल जो है डेटाबेस के मॉडल आ रहे, ER मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है। ठीक है, वो उसमें जाएगा। बस आपको बस इसमें मेन जो इसके आते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, अब्स्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा। और उसमें भी मैंने आपको बताया केवल आप उस कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, उतना सफिशिएंट होगा। ओके, उसके बाद आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपको जो है कर्नल की बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। यूनिक्स और लिनक्स के जो सेल प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट हैं कि उसके लिए बेसिक कुछ कमांड होते हैं उनके बारे में बात करना है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट मैनेजमेंट है, आउटपुट मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, इस चीज़ों के बारे में भी बात करनी है आपको। आप इसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे तो क्वेश्चन भरे पड़े हैं, करीब 18 से 20 क्वेश्चन जो है डीबीएमएस से पूछे गए हैं। सी से भी 18 से 20 क्वेश्चन, 18 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे सी से। तो डीबीएमएस से भी आप मानिए कि 15 से 18 क्वेश्चन इस बार भी कंफर्म ही आने वाले हैं। हर चीज़ का बारे में हम लोग डिस्कस बात करेंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन, ईआर मॉडलिंग है, रिलेशन मॉडल है, एसक्यूएल थ्योरी रहेगी, एसक्यूएल क्वेरी रहेगी, डेटाबेस सिक्योरिटी रहेगा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट रहेगा, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, कंट्रोल एंड रिट्रीवल टेक्निक, यानी हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। डीबीएमएस आर्किटेक्चर, विजुअलाइजेशन ऑफ मॉडल, यानी ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को भी हमें पहले कवर करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मैं वीवीआई लगा रहा हूँ, तो अगर हम सिलेबस शुरू करेंगे तो पहले हम इन्हीं टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें उन टॉपिकों को पहले कवर करना है जहाँ से मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारा सिलेबस है, मैं आपका दोस्त, आप जो इसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है। और मेरे वेबसाइट पे आप इस वीडियो के रिगार्डिंग आप हर चीज़ का पीडीएफ भी देख सकते हैं, इस पूरे सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पूरे चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको वेल अरेंज किया हुआ है, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो पूरा हिंदी में लिखा हुआ, समझी में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क, ये भी वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर नेटवर्क से भी क्वेश्चन गजब के पूछे गए हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो भाई साहब ओएसआई मॉडल से पूछा गया है, ठीक है। किससे पूछा गया है, ओएसआई मॉडल हो गया, उसमें 7 लेयर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस की गई है। नेटवर्क टोपोलॉजी से तो मुझे क्वेश्चन पिछली बार नहीं मिले थे, नेटवर्क प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेयरिंग, नेटवर्क आर्किटेक्चर, वही बात हो रही है। नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक जो हमारे टेलीफोन वाला था उससे बात की गई। ओवरव्यू ऑफ डेटा लिंक लेयर, इसको तो एकदम तोड़ तोड़ के पूछा गया है। मल्टीपल यानी मैक के बारे में, डेटा लिंक लेयर में एलएलसी आप देखे होंगे, एलएलसी आती है, फिर एमएसी आती है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, नेटवर्क लेयर लिखा हुआ, फंक्शन, प्रोटोकॉल रिव्यू, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो हम नेटवर्क को भी पहले कोशिश करेंगे, पहले नेटवर्क ही ख़त्म किया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे भरपूर एकदम भरमार इसका क्वेश्चन का पड़ा हुआ 2018 के पेपर में। तो अब मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो बेस होगा 2018 का पेपर होगा कि उसमें कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो नेटवर्क हो गया, सी हो गया, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इससे मुझे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन मुझे देखने को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे मुझे, ठीक है। तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आप इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ेगा। बहुत तरीके के एलडीसी है, वाटरफॉल मॉडल है, इटरेटिव मॉडल है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, आप एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे की जाती है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ टेस्टिंग। तो इन चीज़ों को हम लोग पढ़ लेंगे कि टेस्टिंग क्या होती है। फिर सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के कितने मॉडल होते हैं, किसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसी पे मेरा अगला जो वीडियो जब आने लगेंगे, जब पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग इसी को 1 बाय 1 करके डिस्कस करने लगेंगे। तो आप इसको भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो टॉपिक का ध्यान देना है वो आप क्या पूछेंगे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। कनेक्टिविटी तो ज़्यादा वो नहीं है, सर्विस ऑन द नेट, इंटरनेट,
IAS है, SAS है, ये जो आप जानते होंगे, IAAS है, SAS है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आप देखे होंगे, फिर सर्विस एज ए सर्विस जो देखते होंगे। तो ये सब चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। ट्रेंड ऑन द नेटवर्क कि अब इसमें साइबर अटैक क्या होते हैं, इसी में भी क्वेश्चन पता है, उसका अलग से डिजाइन आएगा, अलग से टॉपिक आएगा, लेकिन आप इसमें पढ़ेंगे। वेब पब्लिशिंग एंड वेब ब्राउजिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे, सर्चिंग क्या होती है, सर्फिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। HTML प्रोग्रामिंग, हालांकि HTML प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन नहीं थे, बस यही था कि वेब डिजाइनिंग में कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, तो HTML प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग बेसिकली। देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी यहीं पे है, साइबर थेफ्ट वाला जो आता है, हैकिंग जो कॉपीराइट इशू जो आता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्लेगरिज्म क्या होती है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को 1 बाय 1 करके बात करेंगे। और ये डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एप्लीकेशन, वेब प्रोजेक्ट, टीम वेब, स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, इसमें ज़्यादा नहीं, सर्वर साइड से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको इम्पॉर्टेंट रख सकते हैं, इसको हम लोग लास्ट में डिजाइन करेंगे, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ये बेसिकली एक कंबाइंड टॉपिक रहेगा, इसमें से मुझे तो क्वेश्चन नहीं दिखाई दिए, लेकिन बेसिकली अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम मतलब वही है जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में, डिजाइन के बारे में बात करना है कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ले देखिए डेटा मॉडलिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें एक तरीके से बोला जाए तो ये अगर पूरा पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक अपने आप खत्म हो जाएगी, इसको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिस्टम आप ऊपर पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, ये उसी में है। सिस्टम यहाँ पे अलग से बोला गया, सिस्टम मतलब कंप्यूटर जो आप काम कर रहे हैं, जिस पे काम करें उसी का सिस्टम डिजाइन करना है। इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम, मॉडलिंग में है, डेटा मॉडलिंग पढ़वे करेंगे, फिर सिस्टम मॉडलिंग पढ़वे करेंगे, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर का कैसे होता है, टेस्टिंग मैंने बता ही दिया कि अगर आप डेटाबेस में जाएं तो भी टेस्टिंग मिलेगी, आप उधर चले जाइए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपको टेस्टिंग दिखाई देगी। तो ये टॉपिक तो आप ना भी पढ़ें तो भी आपका चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इम्पॉर्टेंट है ये क्या, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, ठीक है। ये आप इंटरनेट सिक्योरिटी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऊपर मैंने आपको एक बताया था, कहाँ गया, वेब इंटरनेट सिक्योरिटी, ये उसी से रिलेटेड है। इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डेटा को कैसे बचाना है, लॉस नहीं होना चाहिए, अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, सिस्टम का इंटरनेट का क्या रोल है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वेब सर्विसेज क्या है, थ्रेट क्या है, अटैक कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना होता है। तो ये मोस्टली तो आप आधा चीज़ जानते हैं कि OTP शेयर नहीं करना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसको इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अंदर देखिए अब आ रहा है क्या क्या आ रहा है, अब इंटरनेट के बारे में सब कुछ ले आएगा, ई-कॉमर्स लेके आएगा कि ई-कॉमर्स से क्या होने वाले, मोबाइल सिक्योरिटी क्या है, वो पासवर्ड कैसे रखना चाहिए, ठीक है, वायरल कंप्यूटिंग सिक्योरिटी थ्रेट, ई गवर्नेंस, जो आज हमारी गवर्नमेंट जो है डिजिटलाइज होती जा रही है, सारी सर्विसेज ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं उससे रिलेटेड हमारे सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, आप आज गली गली में पानी पूरी वाला भी QR कोड लेके घूम रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करना है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कैसे करेंगे, ई कैश कैसे करें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी नीड, हमें अपनी ATM कार्ड को कहाँ रखना चाहिए, सिम को कैसे रखना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल, फिजिकल सिक्योरिटी एंड फिजिकल, बेसिकली ये सब बहुत चीज़ें हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। डेटा मॉडलिंग में क्रिप्टोग्राफिक पढ़ेंगे, इंक्रिप्शन कितने प्रकार का होता है, एसिमेट्रिक क्या होती है, एसिमेट्रिक क्या होती है, सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। नेटवर्क अटैक क्या होता है, थ्रेडिंग, मॉनिटरिंग, बुलिंग क्या होती है, साइबर बुलिंग क्या होती है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉकिंग क्या होती है, सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। डेटा प्राइवेसी अभी ऊपर हम बात करके आए हैं, यहाँ पे सिस्टम कहाँ गया,
इंटरनेट टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे वेब डिजाइनिंग में प्राइवेसी वाली बात आ रही है, और यहाँ पे भी प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इशूज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फिर वो क्रेडिट के बारे में बात करेंगे, किसको क्रेडिट किया जाता है, साइबर लॉ एंड इथिक्स, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपकी इथिक्स क्या है, जैसे मोरल वैल्यूज़ होती है ना जीवन लाइफ की, वैसे कंप्यूटर की भी इथिक्स क्या है, ठीक है। हैकिंग नहीं करना चाहिए, दूसरों का डेटा पासवर्ड नहीं हैक करना चाहिए, या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे नहीं डालना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स, हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ऊपर पढ़ लेते हैं तो इसका 50% सिलेबस आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, अगर ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं तब, ठीक है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब अगला जो टॉपिक है ग्राफिक्स से क्वेश्चन पूछा, ग्राफिक डिस्प्ले में आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें बात करनी है डिस्प्ले पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिस्प्ले पे जैसे पिक्सल हो गया, बिट के फॉर्म में हो गया, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पिक्स मैप और जो है बिट मैप में क्या अंतर है, वेक्टर इमेज, रास्टर इमेज, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रास्टर इमेज क्या होती है, वेक्टर इमेज क्या होती है, अब देखें तो हो सकता है ये शायद इंक्लूड किया भी हो, देखते हैं। रैंडम डिस्प्ले स्कैन, देखिए बात आ रही है, रास्टर स्कैन, फ्रेम बफर, वीडियो कंट्रोलिंग, आप देखते हो कि वीडियो बफरिंग करती है, कैसे वीडियो का ट्रांसफ़र होता है, वेब फ्रेम बफरिंग क्या होती है, सर्किल जनरेटेड एल्गोरिदम ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि साइज, ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ाना, शेप बढ़ाना, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्केलिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करें। विंडो एंड क्लिपिंग, 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स, एरे, कर्व, सरफेस, हिडन लाइन एंड सरफेस, इन सारी चीज़ों पे हम लोग एक करके बात कर लेंगे, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट रखेंगे लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप इम्पोर्टेंट इसको मार्क कर सकते हैं। ये सारा रहा है सिलेबस हमारा, 13 सिलेबस इन्होंने 13। एक्चुअली अगर आप बीटेक आप किए होंगे तो बेसिकली ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये सब अपने आप में एक सब्जेक्ट रहा करते थे बीटेक में। बीटेक में जब आप पढ़े होंगे, मैंने भी बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, जैसे कि आप जानते भी हैं कि मैं जो है बिहार में इस समय जो है लेक्चरर के तौर पे कार्यरत हूँ, ठीक है। तो अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए होंगे तो जितने भी आपने देखा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसका एक अलग सब्जेक्ट था, डिजिटल लॉजिक का अलग अपना अलग एक सब्जेक्ट हुआ था, डेटा स्ट्रक्चर अपने आप एक सब्जेक्ट है, सी प्रोग्रामिंग भी हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े, सेकेंड ईयर में पढ़े, उप्स के लिए भी एक अलग से सब्जेक्ट था। तो यानी इन्होंने बेसिकली 13 सब्जेक्ट गिना रखे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक अपना अलग सब्जेक्ट है। तो कुल मिला के अगर इस पूरे सिलेबस को देखा जाए तो 13 टॉपिक अगर इन्होंने दिया है, यानी यूपीएलटी ग्रेड में 13 पॉइंटों को मैंने 13 पॉइंट को उन्होंने डिस्कस किया है कि इतने पॉइंट से सिलेबस पूछे जाएंगे। तो अब ध्यान रखिए कि 13 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग 6-6 महीने लगाते थे। हर महीने में जो है, हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होता था, ठीक है, सेमेस्टर वाइज, और हर सेमेस्टर में एक सिलेबस होता था। यानी उन्होंने हमारे पास समय दिया है केवल 6 महीना, हमको पता है कि 5 से 6 महीना लगभग अप्रॉक्स लग जाएगा इसको फॉर्म को पेपर होने में। सब कुछ अगर गिना जाए एक्चुअल टाइमिंग तो 5 से 6 महीना लगेगा, और एक पेपर को हम लोग पढ़ने में कितना महीना लगता था, 6 महीना लगता था। एक टॉपिक खत्म होने में 6 मंथ लग जाते थे। अब हमें 13 सब्जेक्ट, यानी 13 सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं मात्र 5 से 6 महीने में। तो हम 6 महीना क्यों जाते हैं, हम 5 महीने का टारगेट रखते हैं। 5 महीने में हमको 13 और सब्जेक्ट कवर करना है, ठीक है। तो वर्कलोड काफ़ी है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो इजी हो जाएगा। अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी किए होंगे तो आपका मोस्टली सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे। बस एक रिवीजन चाहिए, एक ट्रैक चाहिए कि सब कुछ सीक्वेंस में कहाँ मिलेगा। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फॉर फ्यूचर में ए से लेकर जेड तक पूरे सिलेबस कवर करूँगा। समझ में आया कि नहीं आया, यानी एक टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 13 तक हम लोग 1 बाय 1 और सिलेबस मार्किंग करते हुए, और प्रिफरेंशियल, जैसे कि बीएड का प्रिफरेंशियल किया था ना, तो हम लोग भी जो 13 सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें हम प्रिफरेंशियल के हिसाब से पढ़ेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर करेंगे,
और जो मतलब ज़्यादा, हालांकि 13 इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उन टॉपिकों को पहले कवर करेंगे। तो अभी जो है वर्तमान समय में हमारे यूट्यूब चैनल पे हम पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं 1 बाय 1। और पेपर सोल्यूशन में हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हो गया, 4 ऑप्शन हो गए और सी आंसर सही है तो सी पे टिक लगा के चल दे, नहीं। अगर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो हम चारों ऑप्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन के साथ 4 टॉपिक कवर हो रहे हैं। अगर जितना मेरे से हो सकता है मैं उसको डिटेल तक लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब कि अगर आप पूरा पेपर सोल्यूशन देख लिए, लगभग 8-7-8 वीडियो लगेगा, 3 वीडियो हो चुका है, 3 या 4 हो चुके हैं। तो अगर आप पूरा सीरीज देख लेंगे पेपर सोल्यूशन का, तो लगभग आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जो आप रिवीजन किए होंगे तो और ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। अगर आप देखें कुछ भी नहीं जानते होंगे तो आपको एक अच्छा लगेगा कि आपका बेस बन चुका है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है, ये सब कुछ आप सीख जाएंगे अगर पूरा सोल्यूशन देख लिए तो। ठीक है, तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। और मेरी भी उम्मीद रहेगी कि मैं अपने जो मैंने आपसे कहा उसमें हम खरे उतरे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ओके, तो चैनल पे बने रहिएगा, सारे वीडियोस को फॉलो करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, शेयर करेंगे तो उतना ही मेरा भी मोरल वैल्यू बढ़ेगा और मैं भी कार्य करने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा। ओके, तो आपकी भागीदारी ही मेरा जो है मोरल वैल्यूज रहेगा। जितना शेयर करेंगे उतना ही मेरा मोरल वैल्यू बढ़ेगा और मैं उतने ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ आपके साथ बना रहूँगा। तो 28 तारीख को यूपीपीएससी ने जो है अपना वो फॉर्म भरना शुरू हो गया है। मैंने डाल दिया है एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितना क्या एज रहना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है उसकी, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ मैंने बात कर लिया है। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे आशा यही कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।